Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we are going to discuss about the induced current and induced EMF only, but आज हम एक different level पे जाके study करेंगे. अब तक हमने learn किया था कि अगर कोई closed circuit है, over that if the magnetic field or magnetic flux is changing, then EMF is induced and that will induce the current. Similarly, we discuss about the motional EMF कि कोई एक straight conductor है या rod है which is moving in a magnetic field. तो अगर length of conductor, magnetic field and the direction of velocity all three will be mutually perpendicular, तो उसमें क्या होगा? EMF induce होगा and there will be induced current. So today we are going to discuss about the self induction. So self induction भी एक हिसाब से ये induced EMF और induced current का ही पार्ट है, but ये थोड़ा सा different level का है. So we'll see कि self induction क्या होता है. क्लियर? तो सेल्फ इंडक्शन के लिए ना इनका क्या कहना है कि सेल्फ इंडक्शन में आपको पता ही चला होगा वर्ड से सेल्फ मतलब खुद से ही कुछ करके कुछ चेंज हो रहा होगा. सो हमने अब तक जो समझना है हमें बात वो क्या है कि अगर ना मान लो कि डेल्टा आई चेंज हो रहा है मतलब करंट चेंज हो रहा है डेल्टा आई चेंज मतलब डेल्टा आई मींस करंट चेंजिंग तो क्या होगा डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मतलब डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज होगा फिर क्या होगा ई इंड्यूस हमको मिलता है. अब ये जो E इंड्यूस होता है ना ये क्या देगा I इंड्यूस देगा आपको. अब यहां पे जो पॉइंट समझ में आया है I इंड्यूस क्या करता है ओपोजिस डेल्टा फाई मतलब जो भी वजह से ये डेल्टा फाई मिला है मतलब डेल्टा फाई का जो भी पैटर्न होगा इंड्यूस्ड जो करंट होगा ना I इंड्यूस ये I इंड्यूस है ये क्या करेगा उसको ऑपोज करेगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो करंट इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो अब क्या करेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा करंट विल बी इंड्यूस्ड. सो जो इंड्यूस करंट होगा ऑपोजिट डेल्टा फाई मतलब वो किसको अपोज करेगा इंक्रीज इन फ्लक्स को क्या करेगा अपोज करेगा. तो अगर इसको अपोज करेगा तो क्या होगा फाइनली क्या होगा डेल्टा फाई डिक्रीजेस. तो फाइनली डेल्टा फाई क्या होगा डिक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? अब ये बोल रहे हैं इसी पॉइंट को आप दूसरे पैटर्न में ले लो. मान लो अभी ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या होता मतलब ये उसका उल्टा होता कि जो करंट की वैल्यू होती वो डिक्रीज हो रहा होता जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था वो भी डिक्रीज होता चेंज इन फ्लक्स था वो भी डिक्रीज होता. करेक्ट? तो अब उसकी वजह से वापस से ईएमएफ इंड्यूस होता इंड्यूस करंट होता तो इंड्यूस करंट क्या करता ऑपोजिट ये किसको अपोज करता डेल्टा फाई जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज अपोज करता. तो फाइनली क्या होता फाइनली जो डेल्टा फाई होता वो क्या होता इंक्रीज होता. इज दैट क्लियर? अब इन पॉइंट्स को ना थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. अब ये जो ना ये इंड्यूस करंट है जो उसको अपोज कर रहा है उसको हमने लेंज लॉ के हिसाब से लेते हैं. वी टेक अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है ना. हमने जो अब तक डिस्कस किया है वो किसके हिसाब से डिस्कस किया हमने लेंज लॉ के हिसाब से डिस्कस किया है. ठीक है. अगर आपको याद होगा हमने जब न्यूमेरिकल किया था न्यूमेरिकल के टाइम पे क्या किया था कि सब लोग अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है एंड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड वी आर हैविंग सम कॉइल कोई एक कॉइल है डिपेंड करता है कॉइल को आप बाहर की तरफ लेके जा रहे हो अंदर की तरफ लेके जा रहे हो. तो व्हाट डिड वी गेट इन दैट केस कि मान लो ये कॉइल को बाहर लेके जा रहे हैं वी आर टेकिंग इट आउट तो व्हेन इट वाज टेकन आउट फ्लक्स वाज डिक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फील्ड ओवर द कॉइल डिक्रीज फ्लक्स ओवर द कॉइल डिक्रीज मतलब अगर फील्ड डिक्रीज हुआ इसके लिए फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो लेंज लॉ उसको अपोज किया किसको डिक्रीज इन फ्लक्स को तो फाइनली उसको क्या करना था फ्लक्स को इंक्रीज करना था. तो व्हाट डिड दे डू इन दैट केस तो उन्होंने क्या किया ना जो हमने पहले से लगाया था ना ये था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इट वाज अ बी अप्लाइड. करेक्ट? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था और इसके अंदर ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मिला हमको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी इंड्यूस्ड. हमको फाइनली क्या करना था फाइनली हमको इंक्रीज करना था. तो देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है क्रॉस का मतलब क्या होगा इनटू है ना. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो अब जो बी इंड्यूस है ना वो भी कहां होगा अंदर की तरफ होगा. क्यों? क्योंकि फाइनली हमको डेल्टा फाई को क्या करना है इंक्रीज करना है. मतलब जो पहले से अप्लाइड वैल्यू है और जो इंड्यूस वैल्यू है वो अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो फाइनल वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा. तो हम ना मैग्नेटिक फील्ड के टर्म ले रहे हैं वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. अब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा टू फाइनली इंक्रीज द फ्लक्स इट हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन
सेम डायरेक्शन की तरफ आप उसको अंदर की तरफ करते हो, फिर क्या करते हो आप अपने फिंगर्स को आप कर्ल करते हो, तो फिंगर्स किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। मतलब इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड आपको इनसाइड तब मिलेगा जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो जब इस केस में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तब आपको मिलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और आपको फ्लक्स इंक्रीज होकर मिलेगा। इज दैट क्लियर? यानी तो अगर आप ये समझो सिस्टम उल्टा होता, सिस्टम उल्टा इन द सेंस व्हाट टेकन इनटू द फील्ड, ये बी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती, डेल्टा फाई इंक्रीज हो रहा होता, तो इंड्यूस्ड जो करंट होता वो अपोज कर रहा होता इंक्रीज इन फ्लक्स को, तो हमें फाइनली क्या करना होता, फ्लक्स को डिक्रीज करना होता। तो मतलब जो बी अप्लाइड वो इनटू द है, लेकिन बी इंड्यूस को भी हमें क्या करना था, यहां पे हमने इसमें बी इंड्यूस को हमने इनटू लिया। लेकिन अगर मान लो ना ये मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया और ये ऐसे बाहर की तरफ लेके आ गया, तो बाहर की तरफ अगर आप लेके बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ लेके जाओ, अदरवाइज दे विल बी रॉन्ग। तो अगर अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो क्या होगा, फ्लक्स विल इंक्रीज। सो फाइनली हमको क्या करना, फ्लक्स को डिक्रीज करना है। तो जो हमने अभी तक लर्न किया वो क्या था, बी अप्लाइड, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, ठीक है, वो किधर है, वो इनटू। लेकिन हमको क्या करना है, इंड्यूस कहां होना चाहिए, वेयर विल बी द इंड्यूस्ड, क्योंकि हमको फाइनली क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन जैसे डॉट हमने ले लिया, मतलब आउटसाइड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, ये जो इसके अंदर करंट फ्लो होगा उसके से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होना चाहिए। तो आउटसाइड में लगा मैंने फील्ड को आउटसाइड सेट किया, तो ये करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तब जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो आउटसाइड होगा, और पहले से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड था, तो दोनों अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब मैं बताना क्या चाहता हूं वो आप पार्ट समझ लो, कि जब हम ना इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्लक्स लेते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, जो पहले तो अप्लाइड होगा और दूसरा इंड्यूस्ड होगा। तो जब फाइनली आपको इंक्रीज करना है ना, तो अप्लाइड वैल्यू और इंड्यूस्ड वैल्यू में एक डायरेक्शन में होंगी। जब फाइनली आपको इंक्रीज करना होगा, फाइनली वांट टू इंक्रीज द फ्लक्स, तो अप्लाइड ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करें उसको हम इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। मतलब जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, फाइनली फ्लक्स इंक्रीज होगा। बट अगर मान लो अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मतलब नए वाले कंडीशन में मैं बता रहा हूं, ये पुराना वाला कंडीशन तो मैग्नेटिक फील्ड है। नए कंडीशन में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो फाइनली क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो अब इस पॉइंट को हम यहां पे लिंक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इन्होंने क्या बताया, यू टेक अ कॉइल, आप एक कॉइल लेते हो, सो दिस इज द कॉइल वी हैव टेकन, ठीक है। अब इन्होंने ना कंडीशंस दिया है, तो अब दो चीजें आपको ध्यान देनी है कि आप यहां पे देखो ना, करंट को चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना वेरिएबल करंट होना चाहिए या चेंजिंग करंट होना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्या होगा, आई का वैल्यू कांस्टेंट है। सो अगर आई का वैल्यू कांस्टेंट है तो बी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। जब बी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, मतलब यहां पे पहले लिख रहा हूं क्या, फाई का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब फाई का वैल्यू कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट करंट कुछ भी नहीं कर सकता। गॉट इट? अब जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मुझे कि आपने यहां पे ले लिया वेरिएबल आई, वेरिएबल आई, वेरिएबल आई क्या करेगा ना, इसके दो पॉसिबिलिटीज है। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसका क्या है, सो ये हो सकता है आई इंक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड हो सकता है आई डिक्रीजेस, करेक्ट ना, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका अजम्पशन है करंट कहां जा रहा है, ये है अप्लाइड, करेक्ट, ये है अप्लाइड। तो ये ले लिया आपने आई अप्लाइड, जो आपने करंट अप्लाई किया है ये वो डायरेक्शन है उसका, करेक्ट। सो अब आई अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो जो फाई का वैल्यू होगा अराउंड दैट विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, बराबर। बट यहां पे जो चेंज इन फ्लक्स होगा कौन सा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करेक्ट। जो दूसरा है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट आपने डिक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो जो चेंज इन फ्लक्स है उसको हम कैसे ले लिया, डिक्रीजिंग, है ना। चेंज इन फ्लक्स हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो लेंज लॉ होता है ना, लेंज लॉ, तो लेंज लॉ फाइनली क्या करेगा, ये पॉइंट्स को मैं नोट कर देता हूं यहां पे। सो ये क्या बोल रहे हैं कि लेंज लॉ फाइनली यहां पे ना, तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। सो अकॉर्डिंग लेंज लॉ
क्या होगा, फाइनली डेल्टा फाई क्या करना है, फाइनली डेल्टा फाई डिक्रीज करना है हमको, करेक्ट। मतलब चेंज इन फ्लक्स ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ फाइनली क्या होना चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स होगा दैट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ना लेंज लॉ का रूल यही है। क्या है लेंज लॉ का रूल, लेंज लॉ का रूल क्या है कि अगर ना किसी क्लोज सर्किट में फ्लक्स चेंज कराया आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल इंड्यूस करंट एंड दैट इंड्यूसिंग करंट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ रहेगा तो लेंज लॉ उसको डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज हुआ रहेगा तो लेंज लॉ उसको इंक्रीज करेगा। दिस इज द मेन पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ना प्रॉब्लम ये है कि हमें करना क्या है कि अब चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि आई इंक्रीज हो रहा है, बी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो चेंज इन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ फाइनली डेल्टा फाई शुड डिक्रीज। तो देखो ये एक पॉइंट तो मैंने यहां बता दिया है, वो पॉइंट क्या है कि जब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। तो ये बस आपको इतना समझना है, इंक्रीज करने के लिए जो इंड्यूस्ड वैल्यू होगी और जो अप्लाइड वैल्यू होगी सेम डायरेक्शन में होंगे, और डिक्रीज करने के लिए अप्लाइड वैल्यू और इंड्यूस्ड वैल्यू का होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये डायग्राम है, ये अप्लाइड है। तो अब इंड्यूस करंट कहां पे होगा वो हमें देखना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब चेंज इन फ्लक्स है ना, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या करता है, इंड्यूसेस ईएमएफ, इंड्यूसेस ईएमएफ, करेक्ट। और ये क्या करता है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस है वो क्या करेगा, इंड्यूसेस करंट, इंड्यूसेस करंट, क्लियर। अब ये इंड्यूस करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, हमको फ्लक्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए जो आपका अप्लाइड फील्ड है और जो इंड्यूस करंट होगा, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट आपका राइट में जा रहा है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे और जो चेंज इन फ्लक्स उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अब समझो क्या होगा ना, अभी ये करंट और ये करंट आपस में जब इंटरेक्ट होंगे तो उनका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। जब उनका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो आई डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, चेंज इन फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर वापस से नया रूल आएगा, करेक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट में देखो, यहां पे वाले पॉइंट में, यहां पे भी क्या होगा, इंड्यूसेस ईएमएफ, ये भी क्या होगा, इंड्यूसेस ईएमएफ, और फिर ये क्या करेगा, इंड्यूसेस करंट, इंड्यूसेस करंट। लेकिन अभी ये करंट क्या करना चाहता है, ये करंट चाहता है कि फ्लक्स का हो इंक्रीज हो। तो फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए, अच्छा ये ना फर्स्ट वाले पार्ट के लिए मैंने लिखा है, ये जो डायग्राम है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट वाले पार्ट के लिए क्या होगा, तो सेकंड वाले पार्ट में जो आई अप्लाइड है वो किधर जा रहा है, आई अप्लाइड इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो जो इंड्यूस करंट होगा दैट विल आल्सो गो इन द सेम डायरेक्शन। तो जब इस सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो फ्लक्स फाइनली क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ना क्वेश्चन ये है कि ये सेल्फ इंडक्शन में क्या कहना चाहता है और ये इससे कैसे लिंक्ड है। तो अभी आप देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जब ये ना करंट इसके अंदर फ्लो होगा, बराबर, ये करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फाइनली लेंज लॉ क्या करना, डिक्रीज। अब ये फ्लक्स कौन सा इंक्रीज होगा, ये ना इसके करंट की वजह से इसके ऊपर खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगा। लाइक आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर आप ट्यूबलाइट कंसीडर करो, कंप्लीटली डार्क है, यू कांट सी द ट्यूबलाइट, आपने ट्यूबलाइट को ऑन किया, जैसे आप ट्यूबलाइट को ऑन करते हो अब आप ट्यूबलाइट को देख सकते हो, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स ओन लाइट। तो ट्यूबलाइट विल गेट इल्यूमिनेटेड बिकॉज ऑफ इट्स ओन लाइट। वैसे ही क्या होता है, ये कंडक्टर के ऊपर ना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होता है, मतलब ये कंडक्टर में ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट है, ये करंट जब इसके अंदर से फ्लो होगा वो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खुद के साथ में लिंक हो जाएगा, वो लिंक होके खुद के अंदर करंट को इंड्यूस करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, और जो पहले से करंट है उसको क्या करेगा, ऑपोज करेगा। मान लो अगर वो डिक्रीज होने की वजह से हुआ रहता तो सेम क्राइटेरिया है, तो वापस से फ्लक्स डिक्रीज होता, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता, तो ईएमएफ इंड्यूस होता, इंड्यूस करंट क्या करता, जो डिक्रीजिंग करंट उसको क्या करता, उसको अपोज करता, इंक्रीज करने के लिए क्या करता, खुद के अंदर ही करंट इंड्यूस करता। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि खुद के करंट से ही खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने को ये बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, टू इंड्यूस ईएमएफ इन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स ओन करंट, अंडरस्टूड। तो अब जो है ना सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन आप देख लो, सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन का इट्स अ फेनोमेनन, it's a phenomenon of production of induced EMF, it's a phenomenon of production of induced EMF, मतलब induced EMF का production का basically phenomenon है, it's a phenomenon of production of induced EMF in a coil when changing current is passed through it,
जब सेम कॉइल में चेंजिंग करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। कब? व्हेन द चेंजिंग करंट इज पास थ्रू इट, जब उसके अंदर से हम चेंजिंग करंट पास कराते हैं तो उस टाइम पे जो भी कंडीशन होता है वो होता है सेल्फ इंडक्शन। तो मैथमेटिकली इस पार्ट को देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली ये क्या कह रहे हैं कि अगर ना किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उस कॉइल के ऊपर जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये फाई क्या है? फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, लिंक्ड विद अ कॉइल। ठीक है, एक कॉइल के साथ में जो फ्लक्स लिंक्ड है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और ये आई क्या है? आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू सेम कॉइल, ये करंट फ्लोइंग थ्रू सेम कॉइल। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो जैसे आप फ्लक्स को ना इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज कैपिटल एल। तो कैपिटल एल को क्या बोलेंगे? ये हम ना सिर्फ इंडक्शन के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे कैपिटल एल कांस्टेंट होगा, बट किसका कांस्टेंट होगा? सेल्फ इंडक्शन का। तो कोएफिशिएंट मींस कांस्टेंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो ये सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो इसको अगर आपको लेना है तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। अच्छा, ये जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना फॉर वन टर्न ऑफ कॉइल, फॉर वन टर्न ऑफ कॉइल, कॉइल का सिर्फ एक टर्न है, ये उसके लिए कंडीशन है। जब एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि क्या करना है, बट अभी फिलहाल उसके लिए तो हमें क्या करना है? हमें ना लेंज लॉ देखना है। तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, उसके बाद ये पॉइंट पे आ जाओ। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, सो व्हाट डू वी गेट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ? सो लेंज लॉ का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? माइनस ये होता है आपका डी फाई बाई डी टी। करेक्ट? सो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो माइनस हो गया, मैं यहीं पे क्यों पुट कर रहा हूं थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो ये डी बाई डी टी हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया? इट्स एल इंटू आई, है ना? फाई का वैल्यू, हमने फाई का वैल्यू पुट कर दिया, तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या हो गया? माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया, और ये जो एल को बाहर लो क्योंकि एल कांस्टेंट है ना, इंडक्शन, वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अभी मेंशन किया कि वो कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ करंट आई है वो चेंज हो सकता है, तो माइनस एल और ये क्या होगा? डी आई बाई डी टी हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन होता क्या है एक्चुअल में। तो सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने दो पैटर्न लिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं पहला जो पार्ट है कि अगर आप मान लो कि ये वैल्यू क्या है? डी फाई बाई डी टी इज क्या है? माइनस एल डी आई बाई डी टी है। करेक्ट? और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है, मेमोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये dt dt की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रेट ऑफ ना मान लो कि टाइम लेकिन सेम है, तो अब उस हिसाब से अगर मान लो मैं यहां पे माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो मुझे क्या पता चला? ये फ्लक्स है ना डी फाई, ये फ्लक्स इज इक्वल टू होगा एल। कब एल होगा? जब डी आई का वैल्यू का होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो अब ऐसा बोल सकते हो कि when through a coil unit current flows, then numerically self induction will be equal to the flux changing over the coil। मतलब उस कॉइल के अंदर जो भी फ्लक्स का चेंज होगा या उस कॉइल के ऊपर जो भी फ्लक्स का चेंज होगा वो उसके इक्वल होगा। तो अगर ऐसा डिफाइन करने के हिसाब से मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगा अगर 1 एम्पियर या 1 यूनिट करंट उस सर्किट से फ्लो होगा तो। अब इन्होंने दूसरा पॉइंट ले लिया है। दूसरे पॉइंट में क्या हो गया? ये बोल रहे हैं अगर डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर यूनिट होगा, है ना, सो इफ डी आई बाई डी टी इज 1 यूनिट, सो उस टाइम पे क्या होगा कि जो आपका सेल्फ इंडक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? ईएमएफ इंड्यूस के इक्वल होगा। तो ये बोल रहे हैं, अब दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं ना न्यूमेरिकली सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू, ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज 1 यूनिट, व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज 1 यूनिट। ये पॉइंट आपके पास समझने के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रही है कि अगर मान लो इन्हीं चीजों को मैंने मॉड में ले लेता हूं, ये जो वैल्यू है इसको मॉड में ले लिया मैंने, मान ले लिया मैंने मॉड ऑफ ईएमएफ, और ये क्या हो गया? ये एल हो गया, आप इसको ले लो मॉड ऑफ डी
आई बाई डी टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को भी आपने मॉड में ले लिया। अब क्या करो, एल की वैल्यू ले लो, तो एल की वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ ईएमएफ अपॉन क्या होगा, मॉड ऑफ डी आई अपॉन डी टी। तो अगर आप समझो, तो अगर मैं यूनिट के बारे में डिस्कस करूं ना, यूनिट, ठीक है, तो ये मैं यहां ले रहा हूं यूनिट ऑफ एल। तो अगर एल का यूनिट की बात करूं मैं, तो ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, ये होता है वोल्ट, ठीक है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इफ यू सी, तो फाइनली हमको क्या मिला यहां पे, यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू, एक होगा सेकेंड विल कम अप, तो एक होगा वोल्ट सेकेंड क्या है अपॉन एम्पियर है। तो ये बोले पूरे टर्म को आप हटा दो तो एक नया टर्म ले सकते हो, दैट इज व्हाट, हेनरी। उसका नोटेशन क्या है, कैपिटल एच। अच्छा, एल को हम ना इंडक्टेंस भी बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी हो सकता है या इंडक्टेंस भी हो सकता है। तो उसका यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा, यानी तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। वैसे हम ये यूनिट यूज नहीं करते वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, हम मोस्टली यूज करते हैं हेनरी वाला ही यूनिट, वो आपको आगे भी दिखाई देगा। तो ये किसके लिए होगा, ये होगा सेल्फ इंडक्शन के लिए। बट अगर मान लो ना ये एन टर्न के लिए होता, इफ दिस वाज फॉर एन टर्न, अगर ये एन टर्न के लिए होता तो क्या करते हैं हम, यहां पे जो नंबर ऑफ फ्लक्स होता ना, ये एक फ्लक्स के साथ में, तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न है, एन फाइव इज इक्वल टू एल आई हो जाता, करेक्ट। फिर उसके बाद जब अगर आप आगे बढ़ते तो यहां पे भी वो एन वाली वैल्यू होती, तो ये क्या होता है, वो एन का वैल्यू यहां बाहर आ जाता ना, तो एन इंटू एल, करेक्ट। सो हमको ना इतने एक्सटेंड करके नहीं जाना है, हमको बस यहां पर देखना है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे बहुत यूज में है, कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है एंड फ्लक्स लिंक विद द वन कॉइल दिया हुआ है, तो आपको अगर सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाला या करंट निकाला तो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का भी ना क्राइटेरिया ऐसा ही कुछ है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा वो देखना है, बट ना जो कॉन्सेप्ट है ना काफी हद तक हमको इसी पैटर्न में मिलेगा। तो लेट्स सी, अगर इसी पैटर्न में मिलेगा तो क्या है वेरिएशंस और क्यों है वेरिएशंस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हो, सो म्यूचुअल इंडक्शन, सो म्यूचुअल इंडक्शन में हमें क्या लेना है, हमें दो कॉइल लेनी है। एक कॉइल हमने यहां ले लिया, ठीक है, ये है फर्स्ट कॉइल, क्लियर। अभी ये जो कॉइल है ना, दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू सप्लाई, जो भी होगा ना यहां पे, ये सप्लाई है, ये करेक्ट, दिस इज द सप्लाई, एक्स कनेक्टेड टू की, और ये जो सप्लाई है वेरिएबल होना चाहिए, मतलब इट शुड इंक्रीज और डिक्रीज टर्म में होना चाहिए, वैसा होगी कंडीशन। अब इन्होंने क्या बोला है, इसके साइड में आप एक अलग से कॉइल ले लो, कॉइल 2। अब कॉइल 2 को हमने क्या कर दिया, वी हैव कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, फाइन। सो अभी ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ना when changing currents flowing through coil 1, ये coil 2 है, so when changing current is flowing through coil 1, तो क्या होगा, मतलब कि जो I का वैल्यू ना I1, करंट इन कॉइल 1 मैं ले लेता हूं, करंट इन कॉइल 1, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, या आपको लेना ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई भी कंडीशन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल 1 का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स अराउंड कॉइल 1 जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर वो डिक्रीज होने की वजह से होगा तो वो डिक्रीज हो रहा होगा, करेक्ट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उस फेनोमेनन को अगर आप फोकस करो तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला होगा, और दूसरे में चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला होगा। तो फाइनली लेंज लॉ क्या करेगा, फाइनली, या चलो देखिए, ये फाइनली लेंज लॉ क्या करेगा उसके ऊपर हमें नहीं जाना है, हमको बस इतना ही देखना है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इस केस में, ये दोनों केस में क्या होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड हेंस इंड्यूसेस करंट। तो अब ये जो पॉइंट क्या समझ में आ रहा है हमको, ये पॉइंट को देखो जरा। तो ये कहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बोले ना करंट फर्स्ट कॉइल में फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसके अराउंड फ्लक्स चेंज होगा, बट वो किससे लिंक्ड होगा, दिस फ्लक्स विल गेट लिंक विद द सेकंड कॉइल से वो क्या होगा, लिंक हो जाएगा। जैसे सेकंड कॉइल से लिंक हो जाएगा तो सेकंड कॉइल के ऊपर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अंडरस्टूड। सो इसके लिए ना स्टेटमेंट क्या है, तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन वन कॉइल, जो उसका नेबरिंग कॉइल होगा उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो
तो आपको बताना है द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल और इन वन कॉइल व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, व्हेन देयर इज अ चेंज इन करंट और व्हेन द changing current is passed through a neighboring coil or when changing current passes through a neighboring coil। तो आप जिस टर्म में लिखना आप वैसे लिख सकते हो, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू द नेबरिंग कॉइल। जब नेबरिंग कॉइल से चेंजिंग करंट पास होगा तो दूसरे कॉइल में क्या होगा, जो नेबरिंग कॉइल में होगा उसके नेक्स्ट में जो कॉइल पड़ा होगा उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर वो खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो वो म्यूचुअल नहीं होगा, क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। तो अब म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रॉब्लम है वो क्या बता रही है, म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो ये जो है एन की वैल्यू को मैंने क्या कहते हैं यहां पे रब कर दिया, एन की वैल्यू इज नॉन, ठीक है ना। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा पूरा जो है ना डेरिवेशन इसी में ही फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स सी कि कैसे हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है ना फ्लक्स है, फ्लक्स। सो ये यहां पे ना जब आप लेते हो ना तो ये क्या होगा, ये होगा फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट कॉइल, आपको लेना है फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल के ऊपर का फ्लक्स है और ये क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंड कॉइल। जो सेकेंड कॉइल है उसके अंदर करंट फ्लो रहा है, ये तब का कंडीशन है, करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंड कॉइल। अभी डेरिवेशन के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, बट प्रैक्टिकली हमको कैसे अंडरस्टैंड करना उन चीजों को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या होगा, ये क्या है, फ्लक्स ना फर्स्ट कॉइल के अंदर है और करंट सेकेंड कॉइल के अंदर है। तो यहां पे आपको जो कांस्टेंट मिलेगा वो कैपिटल एम मिलेगा, एंड व्हाट वी कॉल कैपिटल एम। कैपिटल एम इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, बाकी कोई वेरिएशन नहीं है। समझ में आ रही बात। तो अब ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ के हिसाब से लोगे तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, और ये क्या होगा, कैपिटल एम आई हो गया। वहां पे देखो फ्लक्स का फॉर्मूला कैपिटल एम आई, कैपिटल एम को यू कैन टेक आउटसाइड। तो अब अगर उसके हिसाब से लेना है तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू यहाँ पर हमने कैपिटल एम ले लिया, यहाँ पे एल की वैल्यू हमने कैपिटल एम ले लिया, तो व्हाट विल हैपन, dt dt कैंसिल हो गया, तो di की वैल्यू अगर आप 1 यूनिट होगा तो ये बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा। सो व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल इन अ कॉइल, व्हेन यूनिट करंट फ्लोज इन द सेकंड कॉइल, देन द म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, मतलब जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, जिस करंट में जिसमें इंड्यूस हो रहा है ये फ्लक्स, उसका म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल। करंट किसमें फ्लो होगा, करंट विल फ्लो इन द सेकंड कॉइल एंड फ्लक्स लिंक इन द फर्स्ट कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल होगा, जो फ्लक्स सेकंड कॉइल पे लिंक होगा उसके इक्वल होगा न्यूमेरिकली, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट, ईएमएफ इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। तो यहां पे क्या होगा कि अगर ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट 1 यूनिट होगा तो जो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके इक्वल होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने यहां पे ईएमएफ की वैल्यू को मैग्नीट्यूड में ले लिया तो कैपिटल एम हो गया, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल, ये पूरा का पूरा पैटर्न वैसे ही होगा, सिर्फ जहां पे हमने ना एम लिया है वहां पे क्या होगा, कैपिटल एम होगा, उसका यूनिट भी क्या होगा, एलईडी होगा, ठीक है। अब ना इस पॉइंट पे रहते ही मैं ना चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। व्हाट विल आई अंडरस्टैंड कि अगर मान लो इफ ये स्टोरी थोड़ा सा अलग है, स्टोरी अलग है इन द सेंस, अभी तो करंट कॉइल 1 में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कॉइल 2 में क्या हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ये क्या है, आई फ्लोइंग, आधा कॉइल 1 कॉइल 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, आई चेंजिंग, ठीक है ना, आई चेंजिंग, और इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। अभी देख लेते क्या क्राइटेरिया है। तो इफ करंट फ्लोज थ्रू कॉइल 1, इफ करंट फ्लोज थ्रू कॉइल 1, तो अगर करंट कॉइल 1 में फ्लो होगा ना, तो देखो यहां पे अगर करंट कॉइल 1 में फ्लो होगा, जो यहां पे ये पॉइंट है, करंट अगर कॉइल 1 में फ्लो होगा तो फ्लक्स किसके ऊपर लिंक होगा, फ्लक्स लिंक होगा कॉइल 2 से, गॉट इट, प्रोपोर्शनल, ये होगा phi2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, तो फ्लक्स किस पे लिंक हो रहा है, सेकंड कॉइल पे लिंक हो रहा है, करेक्ट। करंट किसमें फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में, तो ये क्या होगा, I1 हो जाएगा। ये बेसिकली इक्वेशन है जो हमें बाद में यूज करना है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी इफेक्टिवली। अब वैसे ही सिमिलरली अब मान लो इस पैटर्न को हमने चेंज कर दिया, सिमिलरली क्या है, सिमिलरली करंट ना कौन से कॉइल में फ्लो होगा, मान लो 2 में फ्लो होगा, और आपको इसके अंदर इफेक्ट को स्टडी करना है। तो जब करंट 2 में फ्लो होगा तो फ्लक्स किस पे लिंक होगा, फर्स्ट कॉइल से लिंक होगा, तो क्या होगा, phi1 इज इक्वल टू ये I2 हो गया। तो फ्लक्स कौन से कॉइल में होगा, फ्लक्स कॉइल 1 में होगा,
ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल 2। अब ना हम M12 को और M21 को क्या पढ़ते हैं, M12 और M21 को क्या पढ़ते हैं। सो अब वहां पे देख लो, ये या यही लिख लेता हूं मैं तो चलेगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये है म्यूचुअल इंडक्शन, ये है म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। मतलब ना सेकेंड कॉइल में इंडक्शन होगा जब करंट फर्स्ट कॉइल में फ्लो होगा तब। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन, ये कहां पे होगा, इन कॉइल 1 कभी विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। मतलब कॉइल 2 में करंट फ्लो होगा, जो कॉइल 1 में होगा उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहां पे क्या होगा, करंट 1 में फ्लो हो रहा है और ईएमएफ किसमें इंड्यूस हो रहा है, 2 में इंड्यूस हो रहा है। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ना आगे करेंगे, हमको ना म्यूचुअल इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन वगैरह करना है, दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज दीस कांसेप्ट्स वेरी इफेक्टिवली। और एक और पॉइंट है ना, जब आपने ना डिस्कस किया था नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स विल गेट लिंक विद द फ्लक्स वाला वैल्यू ना, जैसा आपने सेल्फ इंडक्शन में देखा होगा, करेक्ट। तो जब हम डेरिवेशन करेंगे उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप जो बात मैंने आपको आज बताई है वो आपको समझ में आएगा, बिकॉज फॉर नेक्स्ट क्लास यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो हम अगले क्लास में चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।